हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, ये मेरे को किसी ने मैसेज किया था कि सर हमें कुछ ये जो टॉपिक हैं इनके बारे में बताइए, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इंटरव्यू के पर्पज़ से ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मेरे पास कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरव्यू के पर्पज़ से मेरे को किसी ने पूछा है और ये लिखा है कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि हम अच्छी तरह से इसे समझें और हम जब हम इंटरव्यू देने जाएँ तो हमारी एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो इस चीज़ का कि हमें इसके बारे में पता है। तो सबसे पहला जो जो उनका क्वेश्चन था वो था कि एस्से को डिटेल में बताइए। अगर आपकी जो टैबलेट है उस टैबलेट में उसका लेवल क्लेम, यानी वो एक्चुअल कितने एमजी की टैबलेट है, एक्चुअल कितने एमजी उसके अंदर कंटेंट है। एक एवरेज वेट होता है, एक होता है उसका लेवल क्लेम। एवरेज वेट उसे कहते हैं जो पूरी टैबलेट का वेट है, और लेवल क्लेम से कहते हैं जो उसके अंदर एक्टिव जितना है वो उसका लेवल क्लेम होता है। तो हमेशा लेवल क्लेम कम होगा और जो एवरेज वेट है वो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी, पहले समझते हैं। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। देखो, सबसे पहले जब प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है, या इससे हम रॉ मटेरियल की करें या हम फिनिश प्रोडक्ट की बात करें, तो ऐसे दोनों का निकालना पड़ता है। अब ये निकालते कैसे हैं कि सबसे सपोज एक कोई प्रोडक्ट है, पैरासीटामोल प्रोडक्ट है, 500 एमजी उसकी टैबलेट है। उसको हमने क्या किया, क्वालिटी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है उसे, उसके बाद वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आती है टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक एसटीपी बनी होती है, यानी स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर, कि हमें इसकी टेस्टिंग कैसे कैसे करनी है। जब हमारे पास ये आ जाता है तो उसके लिए हमें पहले उसके अकॉर्डिंग पहले इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट का जो एस से हमें लगाना है ये किस पे परफॉर्म करना है। क्या ये एचपीएलसी से हो सकता है, या फिर ये यूवी से हम इसका एस से निकालते हैं, या टाइट्रेशन भी एस से का एक फॉर्मेट है जिसे हम एस से भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, चलो यहाँ पे एचपीएलसी को आपको पता चल गया है कि भाई एचपीएलसी पे इसका एस से निकाला जाता है। तो उसके लिए हमें पहले डाइल्यूशन बनानी पड़ती है। अब डाइल्यूशन भी एसटीपी पे लिखा होता है। डाइल्यूशन कैसे होता है, जैसे हमारे पास पहले से ही एक वर्किंग स्टैंडर्ड की वाइल रखी रहती है। उस वर्किंग स्टैंडर्ड वाइल में पहले से ही पैरासीटामोल 100% होगा, और जितना वो 100% रहेगा वैसे ही उसके अकॉर्डिंग, सपोज हमें 50 mg लेके 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक में डालना है और उसके बाद अच्छी तरह से उसे मेकअप करना है। अब ऐसे ही हम इसकी जो डाइल्यूशन है वो सैंपल के लिए भी बनाते हैं, मतलब इक्विवेलेंट लेते हैं 50 mg और उसको 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक में डिजोल्व करते हैं। फिर उसके बाद जो मोबाइल फेज यूज करते हैं, मोबाइल फेज से अच्छी तरह से जो लिक्विड रहता है मोबाइल फेज, उस मोबाइल फेज से उसको डाइल्यूट करके अच्छी तरह से मिक्स करके एक वाइल भरते हैं एचपीएलसी के लिए। जब वो एचपीएलसी से वाइल भर देते हैं उसके बाद उसे एचपीएलसी पे रन करते हैं। रन करने के बाद हमें पीक ऑब्जर्व होती है, और पीक के बाद हमें एरिया पता चलता है, और फिर उस एरिया से हमें उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है। तो एसए का रिजल्ट कैसे निकाली जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। आप, मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वो वीडियो डाल दूंगा, आप एसए की कैलकुलेशन वहाँ से समझें, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके फ्रेंड। सेकंड जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि नॉमिनल वॉल्यूम एंड जो एक्सट्रेट वॉल्यूम है ये कैसे निकाला जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉमिनल वॉल्यूम और एक्सट्रेट वॉल्यूम ये इंजेक्शन के लिए निकाला जाता है। जैसे कि मैंने ऐसे बताया, तो ऐसे किसी के लिए भी निकाला जा सकता है, चाहे कैप्सूल है, इंजेक्शन है, टैबलेट है, सबके लिए निकाला जाता है। लेकिन ये जो नॉमिनल वॉल्यूम और एक्सट्रेट वॉल्यूम है, ये जो निकाला जाता है, ये इंजेक्शन के तौर पे निकाला जाता है, सिर्फ इंजेक्शन में निकाला जाता है। इसके लिए क्या होता है कि जो एम्पूल होते हैं इंजेक्शन के, उन एम्पूलों को लिया जाता है, उनको कट किया जाता है, और उसके बाद उनसे क्या निकाला जाता है, सैंपल निकाला जाता है। और सैंपल निकालने के बाद एक मेजरिंग सिलेंडर में उसको कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्ट करने के बाद जितने सैंपल वो आते हैं, जैसे 2 ml का सपोज ये है हमारे पास एम्पूल है, उन 2 ml का 10 ml लगभग जो रहता है, उनको सबको एक सिरिंज में डालते हैं, सिरिंज एक मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं, और मेजरिंग सिलेंडर में उसका वॉल्यूम चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब ये तो हो गया हमारा। अब एक होता है नॉमिनल वॉल्यूम, एक होता है एक्सट्रेट वॉल्यूम। नॉमिनल वॉल्यूम मतलब जो उसके अंदर एक्यूरेट है वो कितना है, यानी मतलब 2 ml का है तो वो 2 ml है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रेट वॉल्यूम मतलब वो 2 ml से भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब सिरिंज, आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर सिरिंज भरता है तो सिरिंज भरते समय क्या होता है कि जो नीडल होती है, नीडल जब इंजेक्शन पूरा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो जो नीडल रहती है, जितनी लेंथ नीडल की है, तो वो नीडल लेंथ के अंदर कहीं न कहीं आपका सॉल्यूशन थोड़ा बच रह रह जाता है। तो जो रह जाएगा वो, हाँ, वो पेशेंट को मिलेगा नहीं ना, वो उसी के अंदर रह जाएगा। तो इसलिए इंजेक्शन का एक्सट्रेट वॉल्यूम मतलब जो आपका नॉमिनल वॉल्यूम है, आपका 2 ml है, तो वो 2 ml से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट को जो मिलेगा, वो वहाँ पे वो 2 ml पूरा का पूरा मिलना चाहिए। क्योंकि वो जो नीडल होगी, उस नीडल में उस जो नीडल है, वो नीडल को जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वेन्स में वो नीडल का जो सैंपल बचेगा उसके अंदर, वो नहीं जाएगा। आप कई बार चेक करना क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसमें जितना फ़ोर्स लगना होता है वो लग जाता है, लेकिन जो नीडल में है वो रह जाता है। तो इसलिए हमेशा अगर 2 ml का इंजेक्शन है तो 2.2, 2.3 इस हिसाब से उसका एक्स्ट्रा वॉल्यूम रखा जाता है, जिससे कि उसके अंदर और ज़्यादा सैंपल हो
और इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो उस अमाउंट से ज़्यादा निकल जाए, यानी मतलब 2 ml की रिक्वायरमेंट है बॉडी को और 2 ml से ज़्यादा वो भी ना हो। बस इतना है कि वो 2 ml जो है वो बॉडी को पूरा मिल जाए, जिससे क्या है कि वो असर भी करे दवाई। ओके, फिर थर्ड नंबर का है, हर टेस्ट का अलग रिपोर्ट बनती है या एक ही रिपोर्ट होती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है उनके लिए जो फ्रेशर है, जो अभी तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब नहीं की है जिन्होंने, उनके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि एक ही वर्कशीट में मतलब एक ही रिपोर्ट बनती है नहीं। देखो, सबसे होता क्या है कि सैंपल जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आता है और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कंप्यूटर से अपनी कुछ वर्कशीट रहती है उनकी, वो वर्कशीट वहाँ से निकालते हैं और उसी में ही टेस्ट करते हैं। अब हो सकता है कि उसमें 5 टेस्ट भी हो सकते हैं, 10 टेस्ट भी हो सकते हैं, 20 टेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो फ़ॉर्मेट होगा वो 1 बाय उसके जो पेज नंबर होंगे, वो सपोज़ उसमें जो पेज है टोटल हुआ है 10 पेजेज़ है। तो 1 बाय 10, 2 बाय 10, 3 बाय 10 इस टाइप से 10 बाय 10 तक पूरे पेपर एक साथ ही निकाले जाते हैं और उन सबको स्टेपलर किया जाता है। जब ये स्टेपलर किए जाएँगे तो उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी, सपोज़ मुझे पीएच की वैल्यू लिखनी है, तो क्या होगा कि पीएच की वैल्यू के लिए जो 2 चीज़ें उसमें दे रखी होगी। एक तो दे रखा होगा कि ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू कितनी आई और उसकी लिमिट कितनी है। तो साथ-साथ में वो उसकी लिमिट कैसी कैसी है और ऑब्ज़र्व कितना हुआ। तो वो सब के सब जो तुम्हारे पास पूरा बंच रहेगा 10 पेजेज़ का, वो पूरी की पूरी एक ही रिपोर्ट होती है। और वो उसमें एसए भी रहता है, आरएस भी रहता है, जो-जो टेस्ट उसमें अगर इंजेक्शन में लगने हैं या टैबलेट कैप्सूल में जो-जो इंजेक्शन जो-जो लगने हैं, उन सब के लिए साथ-साथ वो रहते हैं और पूरी की पूरी एक जो वो रहता है 10 पेजों का जो रिपोर्ट रहती है, वो पूरी की पूरी रहती है। और उसके बाद जो ऑब्जर्व हुई है उनके लास्ट में एक ऊपर उसके ऊपर सीओए बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, वो बनाया जाता है और उसके ऊपर रखा जाता है। फिर उन जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है उसके पे जो एनालिस्ट है, अब एनालिस्ट का मतलब होता है जो उस टेस्ट को परफॉर्म किया है जिसने उस टेस्टिंग की है, यानी एक ऐसा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी कि भाई तुझे इसका टेस्ट और इसकी जिम्मेदारी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको देंगे, हम किसे कल के दिन किसे पकड़ेंगे, इसकी टेस्टिंग किसने की। तो जो उसके लिए पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन होगा जो उसकी टेस्टिंग करता है, उसे वो एनालिस्ट कहा जाता है। ठीक है, पहले एनालिस्ट, उसके बाद जो उसकी टेस्टिंग करते हैं, रिव्यूअर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो डिपेंड करता है कि जैसे-जैसे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पोस्टें चेंज होती है। लेकिन जो टेस्टिंग करता है उसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसे एनालिस्ट कहा जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसलिए रिपोर्ट अलग-अलग नहीं होती है, एक ही रिपोर्ट रहती है जिसमें 10 पेजेज़ हो, 5 पेजेज़ उस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें क्या रहेगा कि जितने पेजेज़ हैं वो साथ-साथ में लिखते रहें और एक ही साथ ही वो पूरी की पूरी रिपोर्ट रहती है। कई बार वर्कशीट या एसटीपी वर्कशीट भी इसे ही कहते हैं या फिर इसका डाटा शीट है भी इसे ही कहते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें डिपेंड करता है, पर एक साथ ही पूरा बंच लगा रहेगा। ओके। तो क्वेश्चन कि मतलब जिस कंपनी में आप रहे होंगे तो वहाँ डाइक्लोफिनिक सोडियम कितने एमजी का था? देखो, डाइक्लोफिनिक सोडियम जो है वो अलग-अलग एमजी में भी बनता है। हो सकता है 50 एमजी का भी हो, 100 एमजी का हो। तो वो तो डिपेंड करता है जिस कंपनी में बन रहा है इंजेक्शन, वो डिपेंड करता है वहाँ की जो मास्टर डॉक्यूमेंट होंगे वो कितने होंगे, ठीक है? तो इसलिए हमारा अलग-अलग है, हमारा 50 एमजी का भी बना है और 10 एमजी का भी बनता है। कई चीज़ें हैं, डाइक्लोफिनिक अलग-अलग स्ट्रेंथ में बनते हैं। उसके बाद है एचपीएलसी में मोबाइल फेज़ का क्या होता है? देखो, मोबाइल फेज़ जो कैरिंग का काम करता है, मतलब एक सैंपल को अपनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहीं न कहीं उसे एक लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी। अब मोबाइल फेज़ एचपीएलसी में है, एचपीएलसी में कॉलम की ज़रूरत पड़ती है और मोबाइल कॉलम की ज़रूरत पड़ती है और वाइल की ज़रूरत पड़ती है, यानी उसके जो भी सैंपल है, सैंपल वाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो सैंपल जो वाइल है उसको लिक्विड फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म रहता है, उसको इस कॉलम, अगर सपोज़ कॉलम है और कॉलम में उसे सैंपल को ले जाना है, जिससे कि वो डिटेक्ट करे, डिटेक्ट करने के बाद एक पीक दे, पीक देने के बाद हमें उसका एरिया दे, एरिया देने के बाद हमें उसका रिज़ल्ट पता चलता है। तो इसके बीच में जो केयरिंग का काम करता है मोबाइल फेज़, उसको मोबाइल जो केयरिंग का काम करता है उसे मोबाइल फेज़ कहते हैं। तो मोबाइल फेज़ मतलब एक केयरिंग जो रिएजेंट है किसके लिए, वो एचपीएलसी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है सैंपल को, एचपीएलसी के अंदर उसको ट्रैवल कराता है। ये सब चीज़ें किसमें, ये सब चीज़ का जो काम रहता है ये ये जो काम रहता है ये मोबाइल फेज़ का रहता है, तो इससे उसे मोबाइल फेज़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इनका कि रिटेंशन टाइम कितना रखते हैं। देखो, रिटेंशन टाइम सभी इन जो ड्रग रहती है उस सब ड्रग के लिए अलग-अलग रहता है। लेकिन हम एक चीज़ बता देते हैं कि सबसे पहले ड्रग का रिटेंशन टाइम रखा कैसे जाता है। रिटेंशन टाइम रखने के लिए सबसे पहले उसको एक जो मेथड होता है, उस मेथड के अंदर जो टैबलेट है उसका वैलिडेशन किया जाता है। जिसमें हमें ये पता चलता है, सबसे पहले तो डेवलपमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगी कि पीक आती कहाँ पे है। उसके बाद हम मेथड वैलिडेशन भी करते हैं उसमें। फिर हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारी पीक आती है, यानी पीक का मतलब होता है कि वो जो हमारी अमाउंट है वो अमाउंट कितने डिटेक्टर पे शो कर रही है। तो कितना अमाउंट है, कितने पे आ रहा है, वो सब चीज़ें उस पे डिपेंड करती है। अब पीक आ गई है, पीक हमारी सपोज़ आ गई है 5 मिनट पे,
तो वो 5 मिनट, इसमें 2 कंडीशन होती है कि एसए और आरएस के केस में। अगर एसए है तो 1.5 इंटू 1.5 करो, तो उस हिसाब से उसका रिटेंशन टाइम रखा जाता है। और अगर आरएस है तो आरएस के केस में 2.5 भी रखा जाता है, क्योंकि जितने पे पीक आ रही है, सपोज 10 पे पीक आ रही है तो 10 इंटू 2.5 यानी 25 मिनट, तो 25 मिनट के करीब हम उसका रिटेंशन टाइम रखेंगे, उस ग्राफ का रिटेंशन टाइम या उस पीक का रिटेंशन टाइम रख देंगे। ऐसे अगर एसए के लिए है, एसए के लिए भी अगर 10 मिनट पे पीक आती है तो 10 इंटू 1.5 यानी 15 मिनट तक हम उसकी रिटेंशन टाइम रख देंगे। ओके फ्रेंड, और भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और आपका जो ये क्वेश्चन आंसर है इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू।